हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस ऑब्जेक्टिव्स में। और आज मैं आप सबों के लिए 10वीं के ज्योग्राफी का एक और ऑब्जेक्टिव्स वीडियो लेकर आ चुका हूं। ये पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का तीसरा पार्ट है और ये तीसरा और फाइनल पार्ट है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पर जाकर के समझते हैं 10वीं के ज्योग्राफी के पहले चैप्टर का तीसरा पार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इससे पहले कि हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर जाएं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं यहां पर केवल और केवल आपको ढेर सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाता हूं और साथ ही साथ सब्जेक्टिव के लिए डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक से आप देख सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स। तो अभी हम लोग पीडीएफ पर आ चुके हैं और आइए चर्चा करते हैं ज्योग्राफी 10वीं के ज्योग्राफी के पहले चैप्टर का तीसरा पार्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर से था। तो इस तीसरे पार्ट का पहला प्रश्न है कि पट्टी कृषि क्या है। पट्टी, ओके। तो पट्टी का मतलब क्या होता है? अलग अलग पट्टी की तरह दिखना, ओके। तो इसे हम पट्टी कृषि कहते हैं। तो कहते हैं कि फसलों के बीच में जब हम घास की पट्टियां उगा देते हैं, ओके, फसलों के बीच में जब हम घास की पट्टियां उगा देते हैं तो इस प्रकार की कृषि को हम पट्टी कृषि कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार हम घास की पट्टियां क्यों उगा रहे हैं फसलों के बीच में। देखिए, फसल के साथ साथ हमें घास भी जरूरी है, ताकि जब फसल कट जाए तो वो घास क्या करे, मिट्टी को पकड़ कर रखे और मृदा अपरदन ना हो। साथ ही साथ वो घास हमें चारे के रूप में जो हमारे पशु हैं उनको खिलाने के लिए चाहिए, और इसलिए बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगा दी जाती है, यानी उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और वहाँ पर घास उग जाता है, ताकि उन पट्टियों के पास वो घूम सके, और जैसे ही उन पट्टियों के बीच में वो घूमेंगे अपने फसल को भी देख लेंगे और अपने मवेशियों को भी उसमें चरा लेंगे, और इस प्रकार की कृषि को हम पट्टी कृषि कहते हैं। अगला सवाल है कि भूमि निम्नीकरण का मानवीय क्रियाकलाप नहीं है, ओके। देखिए यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। तो भूमि निम्नीकरण यानी कि यहाँ पर कौन कौन सा ऐसा भूमि निम्नीकरण का क्रियाकलाप है जो मानवीय क्रियाकलाप नहीं है। जैसे आप देखिए, वनोन्मूलन यानी कि वन को काटना। वन को कौन काटता है? वन को मनुष्य काटता है, मानव काटता है। दूसरा ऑप्शन लिखा है अति पशुचारण यानी कि पशुओं को चराना। तो पशुओं को कौन चराता है? मानव चराता है। खनन कौन कर रहा है? धरती के अंदर से सोना चांदी कोयला ये कौन निकाल रहा है? मनुष्य निकाल रहा है। यानी कि ये सारी चीजें मानवीय क्रियाकलाप है, जिसके चलते हमारी भूमि यानी कि मृदा जो है वह खराब हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक चौथा ऑप्शन लिखा गया बाढ़। बाढ़ हम सभी जानते हैं एक प्राकृतिक आपदा है, और इस प्राकृतिक आपदा के कारण भी भूमि यानी कि मृदा जो है वह खराब होती है, और इसीलिए ये मानवीय क्रिया नहीं है। और इस प्रश्न के लिए ये सवाल यानी कि ये जवाब सही हो जाएगा। कभी कभी आपको 3 ऑप्शन जो है प्राकृतिक आपदा दे दिया जाएगा और आपको बोलेगा मानवीय क्रिया छांटने के लिए, और अभी आपके सामने 3 मानवीय क्रिया दिया गया था और आपको प्राकृतिक आपदा जो है वो छांटना था। तो इस प्रकार से प्रश्न को उल्टा भी किया जा सकता है। अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति जिसे 1952 में यानी कि 1952 में लागू किया गया। आपसे यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय वन नीति को कब लागू किया गया था? तो 1952। तो इसके द्वारा ये जो राष्ट्रीय वन नीति थी, इसके अंतर्गत शामिल भौगोलिक क्षेत्र कितने भौगोलिक क्षेत्र को शामिल किया गया था? तो इसका जवाब है 33%। ओके, ये सारी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा कि कह सकते हैं भारत में जो राष्ट्रीय वन नीति थी इसके तहत जो है 33% जो है वन इसके अंतर्गत शामिल किए गए थे। 33% वन को संरक्षण प्रदान करने के लिए, ताकि वनों का संरक्षण हो सके, पर्यावरण का संरक्षण हो सके, और साथ ही साथ उसमें रहने वाले वन्य जीवों का भी संरक्षण हो सके। अगला सवाल है सतत पोषकीय यानी कि सतत पोषणीय विकास। ओके, सतत पोषणीय विकास होगा, 9 कर दीजिएगा। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना किस रिपोर्ट में की गई, यानी कि वो कौन सा रिपोर्ट था जिसमें सतत पोषणीय विकास के विषय में चर्चा की गई थी। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि हमारा जो विकास है वह सतत होना चाहिए, और साथ ही साथ सतत का मतलब होता है लगातार, और साथ ही साथ पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे। पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे, क्योंकि पर्यावरण को अगर क्षति पहुंच रहा है तो वो कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए लाभदायक नहीं है, वो हमें ही हानि पहुंचा रहा है। तो इसके विषय में सबसे पहले अगर किसी रिपोर्ट में बात की गई थी तो वो था वुडलैंड आयोग रिपोर्ट। ओके, इसमें इसके विषय में चर्चा की गई थी, और सतत पोषणीय विकास को हम सबों ने अपनाया, और इसके तहत हमने एजेंडा 21 को अपनाते हुए हम सभी पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, और
हमें प्रत्येक जन्मदिन पर एक पेड़ लगाने के लिए बोला जाता है और हमें ऐसा करना चाहिए ताकि हम अपने पर्यावरण को बचा सके, हम अपने भविष्य को बचा सके। अगला सवाल है समुच्चय जुताई का क्या अर्थ होता है। ओके, यहाँ पर आंसर भी आपको दिख रहा है, बट मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसलिए मैंने आंसर भी आपको दिखा दिया ताकि आप इसे समझ सके। समुच्चय का मतलब क्या होता है? समुच्चय का मतलब होता है पूरे एरियाज में। ओके, तो यहाँ पर आंसर लिख रहा है कि ढाल वाली भूमि पर समुच्चय रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति जो है वह घटती है और इसे ही समुच्चय जुताई कहते हैं। यानी कि एक कल्पना कीजिए कि एक ढाल वाली भूमि है जिस पर हमें क्या करना है, खेती करना है। अब इस ढाल वाली भूमि पर खेती करना होगा तो हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, ढाल वाली भूमि को हम ऐसे सीढ़ी वाली भूमि बना देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसको सीढ़ी नुमा खेती कहते हैं, सोपान की खेती कहते हैं। यानी कि ये पूरी तरह से ढाल नहीं है। ये काम कहाँ होता है, पर्वतीय क्षेत्र में, जहां पर पानी का बहाव एकदम पूरा तीव्र होगा। उस पानी के बहाव को तीव्र को कम करने के लिए हम सीढ़ी नुमा खेती करते हैं ताकि पानी का बहाव धीरे धीरे हो और मिट्टी का कटाव ना हो और हम इस एरिया में खेती कर सकें। लेकिन एक ऐसे एरिया की कल्पना कीजिए जो हल्का कह सकते हैं ढलाव वाला भूमि है। अब यहाँ पर अवनालिका अपर्दन होने की बहुत ही ज्यादा संभावना है क्योंकि ढाल वाले भूमि में पानी बहुत तेजी से बहेगा और यहाँ पर अवनालिका अपर्दन होगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, पूरे एरिया को ही जोत देंगे, यानी कि पूरे में हम हल चला देंगे। अब पूरे में हल चलाने से समानांतर, ओके, पैरेलल, पूरे में हल चलाने से क्या होगा, एक ही दिशा में आपको हल चलाना है। इससे क्या होगा कि पानी का बहाव जो है वो बिल्कुल ही धीमा हो जाएगा और ये मिट्टी को बहा के नहीं ले पाएगा जो मृदा अपरदन को रोक देगी। तो ये समुच्चय जुताई क्या होती है और इसका क्या फायदा है, एक सवाल की तरह आप इसे ले सकते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन से कारक भू उपयोग यानी कि भूमि के उपयोग को निर्धारित करते हैं। तो भूमि का उपयोग हम लोग किस चीज में करते हैं, देखिए, भू आकृति यानी कि भूमि का अलग अलग आकृति बनाने में, जैसे कि जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या को बसाने के लिए जनसंख्या घनत्व यहाँ पर लिखा गया। हम भूमि उपयोग की अगर कह सकते हैं जलवायु में प्रौद्योगिकी क्षमता को दर्शाने के लिए, मिट्टी के प्रकार में सांस्कृतिक और परंपरा को दर्शाने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से यहाँ पर सवाल को समझिए, कौन से कारक भू उपयोग को निर्धारित करते हैं। तो इसका सही जवाब उपरोक्त सही सभी हो जाएगा। अगर भू आकृति, देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को हम बेहतर तरीके से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप इसे समझ सके। भू आकृति, भूमि की आकृति, कल्पना कीजिए कि एक भूमि की आकृति पहाड़ वाली है। ओके, तो क्या वहां पर लोग रहना पसंद करेंगे? नहीं, लोग ऐसे क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे जो बिल्कुल ही कह सकते हैं समतल है, यानी कि जहां पर भू आकृति बढ़िया रहेगा वहां पर जनसंख्या घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। दूसरा है जलवायु, यानी कि जलवायु क्या होगा, अगर जलवायु बेहतर है तो वहां पर प्रौद्योगिकी यानी कि फैक्ट्री वगैरह ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि जलवायु बेहतर होने के कारण कृषि बेहतर होगा और कृषि बेहतर होने के कारण इसे कृषि जो भी कह सकते हैं, मान लीजिए कल्पना कीजिए कि गन्ना वाला फैक्ट्री है, तो गन्ना की फैक्ट्री नहीं होती, गन्ना से चीनी बनने वाली फैक्ट्री। ओके, चीनी की फैक्ट्री है, तो चीनी की फैक्ट्री को क्या चाहिए, गन्ना चाहिए। तो ये गन्ना कहाँ से मिलेगा, उन क्षेत्रों से मिलेगा जहाँ की जलवायु बेहतर है, ताकि वहां पर अच्छी तरह से फसल होगा, अच्छी तरह से गन्ना का फसल होगा, तब ना इसे मिलेगा। यानी कि जलवायु बेहतर होगा तो प्रौद्योगिकी भी ज्यादा क्षमता से बढ़ेगा। जलवायु मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है तो लोग वहां पर रहना भी पसंद नहीं करेंगे, जब लोग रहना नहीं पसंद करेंगे तो फैक्ट्री भी नहीं चलेगा। तो जलवायु जो है ना केवल कह सकते हैं खेती के लिए बल्कि लोगों के बसाव के लिए और फैक्ट्रियों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। अब मिट्टी का प्रकार जितना बढ़िया होगा उतनी ज्यादा सांस्कृतिक विविधताएं और परंपराएं वहां पर देखने को मिलेगा, अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग परंपरा के लोग रहेंगे। तो इस आधार पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऊपर जितने भी लिखे गए सभी सवाल भू उपयोग पर निर्धारित करता है। अगला सवाल हमारे सामने है कि लेटराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होने का क्या कारण है। यानी कि लेटराइट मृदा जो होती है उसमें बहुत ही कम मात्रा में ह्यूमस होता है और यही वो ह्यूमस है जो किसी भी मिट्टी को उर्वरक बनाता है, खेती योग्य बनाता है। तो लेटराइट मृदा का निर्माण कैसे होता है, जब बहुत ही तेज पानी बहता है तो मिट्टी का ऊपरी परत हट जाता है और बहुत ही ज्यादा तेज धूप पड़ता है तो वो जो परत बचता है उसमें बहुत ज्यादा तापमान के कारण वो हीट हो जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं अत्यधिक तापमान के कारण ही लेटराइट मृदा में जो ह्यूमस की मात्रा है वह कम हो जाती है
और अत्यधिक तापमान हमारे सामने डी नंबर में लिखा गया है, तो डी नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारे सामने है कि निम्न में से संसाधनों का कौन सा वर्गीकरण समाप्यता के आधार पर किया जाता है। समाप्यता का मतलब होता है कि वह संसाधन जो समाप्त होने वाला है, और हम सभी जानते हैं कि दो तरह के संसाधन हैं जो समाप्त होने वाले हैं। एक ऐसा संसाधन जो समाप्त हो जाएंगे लेकिन फिर से बन सकता है, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया या फिर पवन ऊर्जा हो गया, और कुछ ऐसे संसाधन हैं धरती पर जो एक बार खत्म होने के बाद वो फिर से उत्पन्न नहीं किया जा सकते हैं, जैसे कि कोयला, यानी कि बताता हूँ कोयला, पेट्रोलियम। तो इस आधार पर हमारे सामने दो प्रकार के संसाधन हो गए। पहला है नवीकरण योग्य संसाधन, जिसे हम नया बना सकते हैं, और दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन, यानी कि जिसे हम नया नहीं बना सकते हैं। और इस प्रकार से हम समाप्यता के आधार पर दो वर्गों में संसाधनों को बांट सकते हैं, यानी कि दो वर्गों में इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। अगला सवाल पढ़ते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होने वाली मृदा निम्नलिखित में से कौन सी है। देखिए, जलोढ़ मृदा हम सभी जानते हैं कि जल के बहाव के कारण होता है, और लेटराइट मृदा जो है वो किस कारण होता है, अत्यधिक धूप और वर्षा के कारण होता है। यहाँ पर हमारे सामने दो मृदा बचती है, एक है लाल मिट्टी और दूसरी है काली मिट्टी। तो लाल मिट्टी उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर खनिज की मात्रा अत्यधिक होती है, और हमारे सामने बच जाता है काली मिट्टी। तो यही वो कारण है, यानी कि काली मिट्टी ही जो है ज्वालामुखी के उजागर के कारण बनती है, यानी कि ज्वालामुखी के उजागर के कारण या ज्वालामुखी फटने के कारण काली मृदा का निर्माण होता है। अगला सवाल है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, यानी कि हमें प्राकृतिक संसाधन जो है उसे क्यों बचाना चाहिए। देखिए, अगर एक पुल जो है वह टूट जाता है तो इस पुल का निर्माण मानव खुद कर सकता है, लेकिन कल्पना कीजिए कि पूरे समुद्र का पानी अगर सूख जाएगा तो मनुष्य जो है उस पानी यानी कि जल को नहीं बना सकेगा। तो इस आधार पर प्रकृति में कुछ ऐसे संसाधन हैं जिसको मनुष्य, यानी कि प्रकृति में जितने भी संसाधन हैं उसकी भरपाई मनुष्य खुद नहीं कर सकता है, और इसीलिए हमें संसाधनों का संरक्षण क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर लिखा है, सबसे पहला, इनके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम, इनके बनने में बहुत सारे वर्ष लग सकते हैं और इतने समय तक हम इंतजार नहीं कर सकते। दूसरा, ये बहुत ही सीमित मात्रा में मौजूद है, अगर इसका सही से प्रयोग नहीं किया गया तो एक समय ऐसा आएगा जब ये खत्म हो जाएगा और फिर हमें नए संसाधन ढूंढने पड़ जाएंगे। अगला, हमें इसे ऐसे प्रयोग करना चाहिए ताकि आने वाले हमारे बच्चे, यानी कि हमारी पीढ़ी जो है, अगला जनरेशन को किसी भी प्रकार के कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, तभी ये संसाधन हमारे लिए उपयोगी होगा। और ये सारे वो कारण हैं जिसके लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, यानी कि उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, क्योंकि इसे बनने में अधिक समय लगता है, ये सीमित है और हमें सतत पुष्ण विकास के तहत चलना चाहिए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मरुस्थलीय मृदा की विशेषता नहीं है, यानी कि मरुस्थलीय मृदा की विशेषता क्या नहीं है। सबसे पहला, मरुस्थलीय मृदा का जो रंग है वो लाल रंग और भूरा रंग होता है। सही जवाब है, मरुस्थलीय मृदा जो है लाल रंग, भूरा रंग या पीले रंगों में भी दिखाई देता है। अगला, ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली होती है, यानी कि रेत की तरह होती है, और लवणीय होती है, यानी कि लवण की तरह होता है। अगला है कि कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जा सकता है। जी हाँ, इन क्षेत्रों में इतनी अधिक मात्रा में नमक होती है कि इनसे हम नमक बना सकते हैं। ओके। अगला है, मरुस्थलीय मृदा काफी उपजाऊ होती है। ये गलत लिखा गया है, क्योंकि मरुस्थलीय मृदा बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होती है। तो यहाँ पर वही आपको विशेषता पर टिक लगाना है जो नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी नंबर, यानी कि मरुस्थलीय मृदा उपजाऊ नहीं होती है। अगला सवाल है, चादर अपर्दन क्या है। चादर अपर्दन का मतलब क्या होता है, यानी कि मिट्टी का ऊपरी परत जो है बिल्कुल उड़ जाना, यानी कि आप चादर ओढ़ के सोए हैं और आपका चादर खिंच जाना, इसी प्रकार से मिट्टी का ऊपरी परत जो है हट जाना चादरी अपर्दन कहलाता है। ओके। तो यहाँ पर होगा कि जब जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे बहता है तो उससे ऊपरी मृदा धुल कर जल के साथ बहती है, और इसी अपर्दन को हम मृदा अपर्दन यानी कि जल अपर्दन कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि एक ढाल वाली भूमि है, कल्पना कीजिए, और जितने क्षेत्र में ढाल वाली भूमि है उतने क्षेत्र में जो है पानी का बहाव हो रहा है। अगर ये इतना दूर तक है तो इतना दूर तक पानी का बहाव हो रहा है, और पानी किसी मिट्टी वाले क्षेत्र में बहती है तो उसको गीला कर देती है।
और चूंकि ढाल वाली भूमि है तो ढाल होने के कारण क्या हो रहा है, उस मिट्टी को भी बहा दे रहा है और इस प्रकार से यहाँ पर ऊपरी जो ऊपर की मृदा है वो पूरी की पूरी बहा ली जाएगी और ऐसे अपरदन को हम क्या कहते हैं, चादरी अपरदन कहते हैं। अगला सवाल है कि संसाधन की उत्पत्ति के आधार पर प्रकार बताइए। तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक ऐसा जिसमें जीवन पाया जाता है और एक ऐसा जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, यानी कि जो निर्जीव है। और इस आधार पर हम इसे भूगोल की भाषा में जैव संसाधन और अजैव संसाधन कहते हैं। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। नवीकरण और अनवीकरण समाप्यता के आधार पर होते हैं। प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन, ये संसाधन के दो मुख्य प्रकार हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये स्वामित्व के आधार पर के संसाधन है। तो इस आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन उत्पत्ति के आधार पर के दो संसाधन हैं। अगला सवाल है कि भूमि निम्नीकरण का मानवीय क्रियाकलाप नहीं है। ओके, भूमि निम्नीकरण में मानवीय क्रियाकलाप नहीं है, तो यहाँ पर बाढ़ जो है सभी जवाब हो जाएगा। ओके, ये सवाल शायद रिपीट हो गया है। वनोन्मूलन यानी कि वन को काटना, खनन का मतलब धरती के अंदर खनन करना, चाहे किसी भी प्रकार के पेट्रोलियम, कोयला और कह सकते हैं सोना, चांदी, हीरा, खनिज को निकालने के लिए। अति पशुचारण मतलब पशुओं को चराना। ये सारी मानवीय क्रियाएं हैं, लेकिन बाढ़ मानवीय क्रियाएं नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा वर्गीकरण समाप्यता के आधार पर किया जा सकता है। यानी कि समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे। तो समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन करेंगे। ओके, यानी कि वह संसाधन जिसे हम नया बना सकते हैं और वह संसाधन जिसे हम नया नहीं बना सकेंगे, इसी आधार पर हम समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। समाप्यता शब्द जो है वो समाप्त से बना है, यानी कि वह संसाधन जो समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है। दो ही संभावनाएं हैं, तो नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा कौन सा होगा, अनवीकरण योग्य संसाधन। आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं अजीत कुमार ऑफिशियल टेलीग्राम पर। आपको जस्ट टेलीग्राम डाउनलोड करना है, वहां पर हमसे ज्वाइन करना है। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार का पर्सनल सवाल करना चाहते हैं, पर्सनल प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो इसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आप मुझसे पर्सनल सवाल कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और ऐसे बेहतर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा। दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर कर सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।